एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा असम के दौरे पर। मुंडा ने राज्य के सीएम के साथ मिलकर की जनजातीय विकास कार्यक्रमों की समीक्षा। लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना की हुई समीक्षा। वन धन योजना जनजातीय समुदाय के लिए ESDP प्रशिक्षण की भी की गई समीक्षा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थापित मेसर्स सहारा फ्रोजन फूड्स का किया शुभारंभ। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा फूड प्रोसेसिंग सप्ताह का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, सीमित दायरों में काम करने का युग हो चुका है समाप्त। विज्ञान मंत्रालय के प्रतिनिधियों से कृषि, रेलवे, सड़क और जल शक्ति क्षेत्रों के लिए अनुप्रयोगों को विकसित करने का किया आह्वान। और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना। और अब सभी खबरें विस्तार से। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने 2 दिवसीय असम दौरे के पहले दिन जनजातीय विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। मुंडा ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के साथ इस लंबी बैठक का मकसद राज्य में लघु वनोपज, वन धन स्वयं सहायता समूह और ट्राई फूड परियोजनाओं जैसे जनजातीय विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करना और उनके बारे में जानकारी हासिल करना था। बैठक के दौरान जनजातीय लोगों की जीवन में सुधार के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों जैसे लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, वन धन योजना, जनजातीय समुदाय के लिए ESDP प्रशिक्षण आदि के संबंध में असम राज्य द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की गई। असम राज्य ने लघु वनोपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का भरपूर उपयोग किया है, जिसमें भारत सरकार की निधियों का उपयोग कर 37.39 लाख रुपए मूल्य के कुल 58.56 मीट्रिक टन लघु वनोपजों की खरीद की गई है। वनधन योजना के तहत कुल 1920 वनधन स्वयं सहायता समूह स्वीकृत किए गए हैं, जिन्हें 128 वनधन विकास केंद्र समूहों में सम्मिलित किया गया है, जिससे 37,786 जनजातीय वनोपज संग्रहकर्ताओं को सीधा लाभ मिल रहा है। इस वनधन विकास केंद्र समूहों के संचालन के लिए कुल 19 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। केंद्र ने असम में 7 नए एकलव्य विद्यालय खोलने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को गुवाहाटी में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ बैठक के बाद एक ट्वीट में ये जानकारी दी। जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के साथ ही जनजातीय लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए 400 वन धन विकास केंद्र स्थापित करेगा। इसके अलावा दोनों नेताओं ने राज्य में 5 जनजातीय फूड पार्क बनाने के बारे में भी चर्चा की। अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को वन धन पुरस्कार 2020-21 भी प्रदान किया। और देश की आज़ादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव की एक कड़ी के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 6 सितंबर 2021 से 12 सितंबर 2021 तक फूड प्रोसेसिंग सप्ताह मनाया गया, जिसके तहत मंत्रालय द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। फूड प्रोसेसिंग सप्ताह के अंतिम दिन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थापित मेसर्स सहारा फ्रोजन फूड्स परियोजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्य मंत्री ने कहा कि इस परियोजना द्वारा स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग से सभी को लाभ मिलेगा और साथ ही ये भी कहा कि मंत्रालय द्वारा स्थानीय किसानों और क्षेत्रीय फसलों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। मेसर्स सहारा फ्रोजन फूड्स परियोजना की कुल लागत 21 करोड़ 9 लाख रुपए है और मंत्रालय द्वारा 10 करोड़ रुपए अनुदान स्वरूप दिए गए हैं।
इस परियोजना द्वारा 700 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिलेगा। साथ ही इस परियोजना के माध्यम से इस इलाके के 1000 किसानों को लाभ भी मिलेगा। इस परियोजना में फलों और सब्जियों के लिए IQF प्री प्रोसेसिंग लाइन 4 मीट्रिक टन प्रति घंटा, डीप फ्रीजर प्रति फ्रोजन स्टोर 4000 मीट्रिक टन, आधुनिक रैंकिंग सिस्टम स्टैकिंग 4000 मीट्रिक टन, हाई रीच मटेरियल हैंडलिंग 2 यूनिट्स, पैकिंग मशीन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर स्टोरेज टैंक आदि इस परियोजना को और भी उत्कृष्ट और अत्याधुनिक रूप प्रदान करते हैं। इस प्रसंस्करण इकाई द्वारा फ्रोजन सब्जियां मसलन मटर, गोभी आदि को मुख्य रूप से तैयार किया जाता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक विशेष मीडिया साक्षात्कार में कहा है कि भारत सरकार कृषि, रेलवे, सड़क और जल शक्ति से लेकर किन किन क्षेत्रों में कौन कौन वैज्ञानिक अनुप्रयोगों का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर काम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि हर क्षेत्र में आज वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी पर काफ़ी हद तक निर्भर हो गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूरे विश्वास के साथ ये कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक मानव संसाधन की गुणवत्ता दुनिया के अधिकांश विकसित देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं, जिनकी न केवल विज्ञान के लिए एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, बल्कि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित पहल और परियोजनाओं को समर्थन और बढ़ावा देने में भी काफ़ी आगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भारत के वैज्ञानिक कौशल की प्रमुख भूमिका रहेगी। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि सीमित दायरों में काम करने का युग अब खत्म हो चुका है। विज्ञान मंत्रालय के प्रतिनिधियों से कृषि, रेलवे, सड़क और जल शक्ति क्षेत्रों के लिए अनुप्रयोगों को विकसित करने का उन्होंने आह्वान किया। महाराष्ट्र में कई जिलों में फिर से बारिश की शुरुआत हो गई है। मुंबई शहर, मुंबई उपनगरों, ठाणे और नवी मुंबई में सुबह रुक रुक कर बारिश हुई। सतारा जिले के बांध क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से कोयना बांध का जलस्तर बढ़ गया है। ये 40,000 क्यूसेक पानी की निकासी यहाँ से शुरू हो गई है, इसलिए नदी किनारे के गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। रायगढ़ जिले के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। राज्य में बारिश की तीव्रता उम्मीद के मुताबिक बढ़ गई है। उत्तर कोंकण और उत्तर मध्य महाराष्ट्र में मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश की तीव्रता अगले 5 दिनों तक जारी रहेगी। कोंकण और विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र तेज होने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक पश्चिमी तट पर तेज हवाएं चलने और राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। नासिक जिले के पालखेड़ बांध के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, इसलिए पालखेड़ बांध से 800 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। वहीं गंगापुर बांध जलग्रहण क्षेत्र से 2500 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन ने दिल्ली में हिमालय, भूमिका और हमारी जिम्मेदारियां शीर्षक से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें IIT कानपुर और IIT रुड़की के पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। आयोजन में हिमालय के संरक्षण में कार्यरत पर्यावरणविदों को सम्मानित भी किया गया। केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए 26 अगस्त को ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की थी। ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत के बाद तेजी से देश भर में असंगठित क्षेत्र के कामगारों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत के बाद तेजी से देश भर में असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण किया जा रहा है। गुरुवार को श्रम शक्ति भवन में काम करने वाले कामगारों के लिए पंजीकरण शिविर लगाया गया। इस मौके पर केंद्रीय श्रम रोजगार राज्य मंत्री ने कहा कि देश भर में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस पर पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों को तुरंत बीमा की सुविधा दी जा रही है। भारत में 81% लेबर है और हमारी टारगेट है 38 करोड़ लोगों को रजिस्ट्रेशन करना। और अभी तक मुझे जो जानकारी है करीब हमारी 20 लाख अब तक हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। जो श्रमिक हैं जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हें कौन कौन से फायदे होने वाले हैं, क्योंकि देशव्यापी ये एक तरह से अभियान शुरू हुआ है जहां पर श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है। रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही साथ उनका एक इंश्योरेंस हो जाता है, जिसे भगवान न करे अगर कोई कारण से एक्सीडेंट होकर मृत्यु हो जाती है तो वो साथ साथ 2 लाख रुपया मिलेंगे। और आने वाले दिन में हम लोग अभी विचार कर रहे हैं कि हम लोग और क्या क्या स्कीम ले सकते हैं असंगठित जो मजदूर है।
असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत देश के करोड़ों कामगारों को एक तोहफा देते हुए 26 अगस्त को केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की थी, जिसके बाद श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। इस डेटाबेस में मजदूर, प्रवासी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, घरेलू कामगार, कंस्ट्रक्शन वर्कर, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर, खेतिहर मजदूर, मनरेगा मजदूर और असंगठित क्षेत्र के दूसरे कामगार रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस होगा। इसकी मदद से केंद्र सरकार तमाम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा देगी। मोबाइल नंबर डालने के बाद उसके बाद OTP आता है। OTP वेरीफाई होने के बाद उस पर्सन के आधार कार्ड की डिटेल डाली जाती है। देन उनके फिंगरप्रिंट, आइरिस या OTP, इन तीनों में से किसी भी एक माध्यम से उनको ऑथेंटिकेट किया जाता है। देन ये कार्ड आगे जाता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपके आधार कार्ड में होगी वो फैच हो जाती है ऑटोमेटिकली। देन उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो किस तरह का काम करते हैं, उनकी बैंक अकाउंट डिटेल, ये सब ऐड करने के बाद फॉर्म सबमिट किया जाता है और उनको एक UN कार्ड नंबर मिल जाता है। अब ये जो चल रहा है, जो ये हो रहा है, इससे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और आने वाले टाइम पे ही पता लगेगा सर कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। गौरतलब है कि श्रमिकों को खुद ही अपना पंजीकरण कराना होगा। प्रवासी मजदूर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर पंजीकरण करा सकते हैं। श्रमिक के यूनिट अकाउंट नंबर का एक रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाया जाएगा, जिसे ई श्रम कार्ड का नाम दिया गया है। मोदी सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए तमाम योजनाओं पर काम कर रही है। भविष्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के किसी भी ऐलान का फायदा उन श्रमिकों को सीधे मिल सकेगा जिन्होंने ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। शैलेंद्र मिश्र, DD किसान। और पशु पक्षियों को शिकार से बचाने और उनके संरक्षण के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अहम पहल की है, जिसके काफी सकारात्मक नतीजे भी आ रहे हैं। सरकार ने मार्च महीने में एयर गन सरेंडर अभियान शुरू किया था, जिसका मकसद निरीह प्राणियों को शिकार होने से बचाना है। क्या है ये एयर गन सरेंडर अभियान? इस पर अरुणाचल प्रदेश के पर्यावरण और वन मंत्री से खास बातचीत की हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट ने। क्या कुछ है ये एयर गन, इसमें अधिक बात करने के लिए हमारे साथ है अरुणाचल के जो पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं मामा नटुंग जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका DD न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। एयर गन जो सिलेंडर है ये क्या है? एयर गन में लाइसेंस लगता नहीं है, तो हमारा प्रदेश में काफ़ी लोग हर जिले में, हर गांव में एयर गन के जरिए जो अपना पक्षी है, चिड़िया है, उसको मार के काफ़ी सदियों से, बहुत पहले से ऐसे एयर गन से लोगों का चिड़िया को मार मार के ख़त्म होते जा रहा है। तो अपना सरकार माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब के गाइडेंस में, उसके नेतृत्व में ये निर्णय लिया कि अपना प्रदेश का जो पशु पक्षी को अभी हम बचाना होगा। अरुणाचल प्रदेश में इतना जो अपना वाइल्ड लाइफ है 500+ अभी तक हमारा पशु पक्षी है। तो हमारा प्रदेश में अपना जो ट्रैवल लोग है, इस चीज़ को, वैल्यू को नहीं समझकर हंटिंग कर करके मारते जा रहा है। तो इसलिए इसको बचाने के लिए सरकार ने और अपना डिपार्टमेंट ने, हम लोगों ने ये अभियान शुरू किया। 17 मार्च को ये अभियान हम लोगों ने शुरू किया। एयर गन को सरेंडर करना चाहिए, कैसे ये विचार आपके मन में आया? इस समय अपना प्रदेश का जो पशु पक्षी को नहीं बचाएगा तो सिर्फ जंगली काली दिखाई देगा, और जंगल के अंदर कुछ चिड़िया देखने को नहीं मिलेगा, इकोलॉजिकल बैलेंस। इसके लिए अगर हमारे जंगल में, आप देखिए जंगल में अगर आपको कुछ पशु पक्षी नहीं दिखेगा तो जंगल जो है वो आपको जंगल जैसा नहीं लगेगा। अपना अरुणाचल प्रदेश में जो स्पीसीज है वो कोई वर्ल्ड में अभी तक कहीं ऐसा स्पीसीज है जो बर्ड्स है वो दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसा बहुत सा स्पीसीज है जो हमारा लोग को वैल्यू को पता नहीं है, वहाँ का लोगों को, स्थानीय लोगों को पता नहीं। अभी से हंटिंग को हम नहीं रोकेगा तो फ्यूचर में हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो अपना पर्यटन है, जो साइंटिस्ट है बाहर देश दुनिया से आएगा, फ्यूचर में अगर हम बचा के रखेंगे, कंजर्वेशन उसको प्रोटेक्ट करेगा, तो साइंटिस्ट भी आकर अरुणाचल प्रदेश में फ्यूचर में भी वो रिचार्ज करेंगे। अरुणाचल की सीमा से लगे हुए जो अन्य राज्य हैं, वहाँ के लोगों को किस तरीके से जागरूक करेंगे? बहुत सा बॉर्डर हमारा जुड़ा हुआ है, बहुत सा स्टेट जो जुड़ा हुआ है। मैं उन राज्य के लोगों को, उनको सरकार, उनके जितने भी NGOs लोगों को मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अरुणाचल में जिस प्रकार से हमारा माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब की सरकार ने जो शुरू किया, तो मैं लोगों को भी अनुरोध करना चाहूँगा कि हम सब एकजुट होकर हम लोग इसको, अपना पर्यावरण को, हम लोग पशु पक्षी को, वाइल्ड लाइफ को बचाएं। और मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग जिन प्रदेश में शुरू नहीं किए, आप शुरू कीजिए। सर, DD न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बढ़ेंगे आगे। खाना बदोशी एक ऐसा जीवन है जिसमें स्थायित्व नहीं है।
इनकी पूरी जिंदगी अलग अलग जगहों पर कटती है। जाहिर है इनके बच्चों का रहन सहन भी वैसा ही होने लगता है। लेकिन ज़रा कल्पना कीजिए, ऐसे खानाबदोश बच्चों के हाथ में अगर किताबें आ जाएं तो क्या होगा। जम्मू कश्मीर के पीर पांजाल इलाके में रहने वाले आदिवासी खानाबदोश समुदाय इन दिनों बेहद ही खुश हैं, क्योंकि उनके बच्चों का जीवन ज्ञान की रोशनी से अब चमकने लगा है। तकरीबन 13,000 फीट की ऊंचाई पर रहने वाले इन खानाबदोशों की जिंदगी अब धीरे धीरे रोशन हो रही है। ये इलाका है जम्मू कश्मीर का पीर पंजाल। यहाँ गुजर और बकरवाल आते हैं और 6 महीने अपना डेरा डालते हैं। सदियों से ऐसा होता आ रहा है। इनके पूर्वजों ने पहले कभी न तो सड़कें देखी, न बिजली, न किताबों को ही कभी छुआ, पर अब देखिए इन बच्चों को, इनके हाथों में किताबें हैं। खुशी का ये लम्हा दुनिया को देखना चाहिए। सरकार ने इन खानाबदोशों के लिए कुछ फैसले क्या लिए, इनके जीने का तरीका आसान होने लगा है। अब यहाँ रोज सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, या फिर मौसम ठीक रहा तो 3 बजे तक इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। 9 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ाती हूँ और मौसम पे डिपेंड है। अगर मौसम ठीक रहता है तो 3 बजे भी छुट्टी करती हूँ। अगर मौसम ठीक ना हो तो इनको जल्दी छोड़ना पड़ता है। और यहाँ पे 8th 9th के बच्चे भी हैं, उससे नीचे सब क्लास के बच्चे हैं, 1-1 2-2 सब क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे। सामुदायिक कक्षाओं के तहत पहाड़ों पर खुली वादियों के बीच कुछ क्लासरूम बनाए गए हैं, जिनमें कक्षा 9 तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ऐसे 7 मौसमी सामुदायिक केंद्र पीर पंजाल रेंज के ऊंचे इलाकों में हैं। यहाँ पे गुजर बकरवाल जो है 6 महीने के लिए यहाँ पे अपने भेड़ बकरी गाय भैंस वगैरह लेके पहुँचते हैं, और उनके बच्चे जो होते हैं वो बहुत सफ़र रहते थे इससे पहले। तो इस साल हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने एक सेंटर ये हमारे लिए खोले हैं। यहाँ पे इस पीर मार्ग के बीच में 7 सेंटर चल रहे हैं और साथ के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी कुछ लड़कियाँ काम कर रही हैं, कुछ लड़के काम कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय के ये लोग शायद देश की सबसे कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। 6 महीने अपने मवेशियों के झुंड के साथ आजीविका के लिए घर से दूर रहना आसान नहीं होता। इनको लेकर प्रशासन को कई तरह के फीडबैक मिले हैं, लिहाजा एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें पता लगा कि यहाँ स्कूलों की कितनी जरूरत है। इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को दे दी गई है। अब कोशिश है कि इन बच्चों को किताबों के साथ साथ स्टेशनरी, सोलर लाइट, कंप्यूटर भी दिया जाए ताकि वो देश के दूसरे बच्चों के साथ मुकाबला कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। खबर उत्तराखंड से है, जहां के उधम सिंह नगर जिले का रतनपुरी गांव साल 2016 में खुले में शौच से मुक्त हुआ और साल 2021 तक आते आते यहां के सभी घरों में पाइप के जरिए पानी की सुविधा भी मुकम्मल हो गई। घर घर पानी पहुंचने से यहां के घरों में खुशहाली लौट आई है। देखते हैं धीरज कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जिले का रतनपुरी गांव स्वच्छ एवं सुंदर गांव की एक मिसाल है। रतनपुरी साल 2016 में ODF गांव बना और अब पानी से युक्त गांव भी। जल जीवन मिशन से गांव के सभी घरों में पानी की सुविधा पहुंच गई है। 20 फीट 30 फीट गहरे हैंडपंप के पानी से लोग पानी पीने को विवश होते थे, मजबूर होते थे। आज जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल, इस योजना के तहत 1 रुपए के कनेक्शन में सबको बढ़िया पानी 500 फीट का आर्टिजन लगा के पाइपलाइन बिछा के प्रत्येक गरीब के घर में कनेक्शन दिया जाएगा और ये स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा। इससे बड़ी सौगात कुछ हो नहीं सकता। जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद उत्तराखंड में सबसे देरी से काम शुरू हुआ। उसमें भी पहले दुर्गम पहाड़ी इलाकों को चुना गया, जहां चुनौतियां अधिक थी, इलाके दुर्गम थे। पानी के लिए पहाड़ की चोटियों तक पहुंचना पड़ता था। आंकड़े गवाही देते हैं कि राज्य के 15,18,115 गांवों में से 6,98,258 गांव यानी लगभग 46% गांव तक पाइप के जरिए शुद्ध पेयजल की सुविधा पहुंच चुकी है। जहां तक उत्तराखंड की बात है, जब ये प्रोग्राम को शुरू किया गया था 2019 में, तो करीब 9% घरों में, 15 लाख से ज़्यादा घर हैं उत्तराखंड में, उनमें से 9% घरों में ही नल से जल का सुविधा उपलब्ध थी। तब से अब तक इसमें बहुत तेज़ी से काम हुआ है और आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं तो कम से कम करीब 46%, लगभग 7 लाख घरों में नल से जल की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। गदरपुर विकासखंड के रतनपुरी गांव में कुल 62 परिवार हैं, जहां करीब 250 लोगों की आबादी बसती है। सभी घरों में पानी की सुविधा पहुंच गई है। फहरिस्त में आशा देवी का भी नाम है।
जिनके घर में ये सुविधा पहुंची और उन्हें कई तकलीफों से मुक्ति मिली है। ग्राम प्रधान कमलजीत कौर जल जीवन मिशन की इस सफलता का गुणगान करते नहीं थकती। पानी की दिक्कत तो थी, अब मोटर भी है, फिर पानी लग गया, अब इससे ही सब काम हम करते हैं। सही है ये पानी, पीने उने में सब में यही हम चलाते हैं। बाकी राज्यों की तुलना में उत्तराखंड जल जीवन मिशन के लक्ष्य को पूरा करने में पीछे है, लेकिन देर से ही सही अब राज्य में मिशन ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। उधम सिंह नगर के रतनपुरी गांव ने साल 2016 में खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर लिया। और बात अगर जल जीवन मिशन की करें तो यहाँ के सभी घरों में यानी 100% घरों में टैप कनेक्शन के है। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ धीरज कुमार, रतनपुरी। और अब बात मौसमी खेती की। दक्षिण पूर्वी झारखंड के पठारी इलाकों में जून के महीने में जिन किसानों ने मूंग और उड़द की बुआई की वो अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। किसान समय से इनकी कटाई कर लें। कटाई के बाद फलियों को सुरक्षित स्थान पर रखें और उन्हें अच्छी तरह सुखाने के बाद ही उनकी गहाई करें। इसके साथ ही यहाँ तोरिया की बुआई के लिए खेत तैयार करें। दक्षिण पूर्वी झारखंड के पठारी हिस्से में ही किसान मेड़ों पर अगेती आलू और मटर की बुआई जारी रख सकते हैं। वहीं मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड के पठारी इलाकों के किसान इस समय चने की उन्नत किस्मों की बुआई करें, लेकिन बुआई से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। इसके साथ ही यहाँ के किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की उन्नत किस्मों की नर्सरी लगाते रहें। इसके अलावा कद्दू, लौकी और करेला जैसी कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई कर लें। पश्चिमी झारखंड के पठारी इलाकों की बात करें तो यहाँ भी किसान मौसम साफ रहने पर तैयार मूंग और उड़द की कटाई कर लें। कटाई के बाद फसलों को सुरक्षित जगह पर रखें और उन्हें अच्छी तरह सुखाने के बाद गहाई कर लें। पश्चिमी झारखंड के पठारी इलाके में ही इस समय धान फूल लगने की अवस्था में है, जबकि मक्का अभी दाने भरने की अवस्था में है। ऐसे में इनमें कीटों का प्रकोप देखा जा सकता है। किसान इनकी निरंतर निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। इसके साथ ही यहाँ के किसान इस समय आलू और मटर की उन्नत किस्मों की व्यवस्था करें और मेड़ों पर इनकी बुआई करें। वहीं पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में इस समय सोयाबीन में अगर बालों वाली सूंडी कीट का प्रकोप दिखाई दे तो बचाव के लिए खेत में खरपतवार प्रबंधन करें। साथ ही खेतों से पानी निकालने की उचित व्यवस्था कर लें। इसके अलावा यहाँ धान के खेतों से भी खरपतवार निकालें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में ही मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेत तैयार करें। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें।
तो किसान समाचार के आज के अंक बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।